गुड मॉर्निंग। आ गए सभी? नेक्स्ट लिखिएगा। क्या लिख रहे थे? कितने पॉइंट लिखे? 4 लिखा ना। और लिखना आप लोग 5 नंबर लिखेंगे। 5 नंबर लिखना गुणात्मक विश्लेषण के लिए 5 नंबर लिखना गुणात्मक विश्लेषण, क्वालिटी एनालिसिस। गुणात्मक विश्लेषण के लिए माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। गुणात्मक विश्लेषण के लिए माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। गुणात्मक विश्लेषण के लिए माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। लिख दिया। 6 नंबर लिखो मात्रात्मक विश्लेषण, क्वांटिटी एनालिसिस। वो था क्वालिटी, ये है क्वांटिटी। मात्रात्मक विश्लेषण के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है। मात्रात्मक विश्लेषण के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है। मात्रात्मक विश्लेषण के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है। मात्रात्मक विश्लेषण के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है। 7 नंबर लिखो मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए। 7 नंबर लिखना मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए। मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है। मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन भी एलडीसी के एग्जाम में एक बार आए हुए थे। ठीक है, इधर देखिएगा। जैसे आपकी सीट में क्वेश्चन दे रखा एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन ये था, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप छात्रों की गणनात्मक बुद्धिमत्ता ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोग है? बुद्धि क्या है, मात्रा है या गुण है? गुण है। तो गुण के लिए क्या लिखवाया? तो ऑप्शन थे बहुलक, माध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, माध्यिका। आंसर क्या था? माध्यिका। देखिए इधर ये स्टैटिक्स की अलग अलग विधियां होती हैं, उसमें कैलकुलेट करते हैं। हमारे कोर्स में कोई विधिया वगैरह नहीं है। कैसे कैलकुलेट करते हैं उनकी प्रोसेस होती है। पेपर में अपने को ये 3 पॉइंट आए हुए हैं, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, गुण के लिए, गुण में जैसे किसी का IQ है, किसी की सुंदरता है, ठीक है, तो उसके ये क्या है? गुण है। गुण के लिए किसका प्रयोग करेंगे? और मात्रा के लिए प्रश्न एक मैंने देखा एलडीसी में आया था, किसी फैक्ट्री में ऐसे लिखा था, किसी जूते बनाने की एक फैक्ट्री में, ठीक है, जूतों की कैलकुलेशंस के लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या आ गई? एक मात्रा है। ठीक है, तो मात्रा के लिए बहुलक का, मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए बहुलक का। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लिखिए और क्वेश्चंस एक अभी हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जस्ट इसके बाद में। अपने कोर्स में दे लिखा है लेखा चित्र। अपने कोर्स में क्या लिखा है? लेखा चित्र। ठीक है, तो लेखा चित्र का जो आंकड़ों का निरूपण होता है उसमें कि भाई उन लेखा चित्र से किसी ये माध्य का बहुलक ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जूनियर अकाउंटेंट में प्रश्न आया था कि
किसका मतलब ग्राफ के द्वारा निरूपण नहीं हो सकता है, तो उसका आंसर माध्य था। तो लिखो एक बार पॉइंट बना के। क्वेश्चंस जो था मैं बताता हूं, जूनियर अकाउंटेंट में था, ये तो मैंने करा दिया था एलडीसी 2013 में। किस माध्यम में, लिखना नहीं है, बताना आंसर, अब मैंने लिखवा दिया है। किस माध्यम में चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है? किस माध्यम में चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है? ऑप्शन लिखा, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, बहुलक, लिखवा रखा है। एलडीसी 2013 में समांतर माध्य से, सुनना, करवा रखा मैंने, समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग होता है। ठीक है, समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग होता है। नहीं लिखवाया मैंने, ऐसे लिखवाया, विचलनों का योग होता है। ठीक है, ऑप्शन लिखा है, देखो, सदैव शून्य, अधिकतम, न्यूनतम, उक्त में से कोई नहीं, सबसे कम न्यूनतम होता है। लिख दो इस पॉइंट को पहले, ये एलडीसी 2013 में आया था, ऐसे लिखो। समांतर माध्य से, अगला पॉइंट 8 नंबर लिखो, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग, के वर्गों का योग, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग सबसे न्यूनतम होता है। सबसे न्यूनतम होता है। इन ब्रैकेट लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो लास्ट में, इस लाइन में लास्ट में लिख दीजिए ब्रैकेट में, माध्यिका तथा बहुलक की तुलना में सबसे कम होता है। किसके कंपैरिजन में? इन दोनों के कंपैरिजन में। विचलनों के वर्गों का योग, यदि अपन कोई भी आंकड़े उसका विचलन निकालना, फिर माध्य से निकालना विचलन, और फिर उन विचलनों का स्क्वायर करके जोड़ना, फिर माध्य का निकाल के उसका विचलन करके वर्गों का योग करना, फिर माध्य का बहुलक निकाल के उसके विचलनों का योग करना वर्गों का, सबसे जोड़ कम किस में आएगा? माध्य में। तो ये प्रश्न आया हुआ है एलडीसी 2013 में। ठीक है, उसमें ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन सदैव शून्य भी लिखा था, तो जल्दबाजी में स्टूडेंट सदैव शून्य जैसे आपने बोला। क्वेश्चन वापस बोल रहा हूं, समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग होता है। ऑप्शन सदैव शून्य, अधिकतम, न्यूनतम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हाँ, हेडमास्टर के पेपर में था, एक चर को उसके माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है शून्य। एक चर का या प्रेक्षण जो भी है उसका माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है। ऑप्शन शून्य, असीमित, ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। कर लोगे? हाँ, पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव होगा, तो उसका जो जोड़ आएगा ना दूसरे के कंपैरिजन में कम आएगा। दूसरे का भी निकालना, कोई भी बहुलक, ठीक है, उन्हीं प्रेक्षणों का बहुलक निकालना, फिर उसका अंतर करना सभी डाटा से, फिर उसी प्रेक्षणों का माध्य का निकालना, उस माध्य का सबका अंतर करना, फिर सबके स्क्वायर करके जोड़ करना, सबसे कम जोड़ आएगा वो माध्य कम आएगा। देखो, ये प्रश्न आया था जूनियर अकाउंटेंट 2012 में। किस सांख्यिकी आकलन का, किस सांख्यिकी आकलन का, किसी सांख्यिकी आकलन का विनिश्चय ग्राफ द्वारा नहीं किया जा सकता। किसी सांख्यिकी आकलन का जो है वो ग्राफ द्वारा नहीं किया जा सकता है, मतलब ग्राफ के द्वारा कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं निकाल सकते हैं। ऑप्शन था माध्यिका, बहुलक, हरात्मक माध्य, माध्य। तो माध्य का नहीं करते हैं,
बाकी सबका करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें। तो इस पॉइंट को ऐसे लिख दो, इस पॉइंट को यहाँ पर भी, मैं अभी इसको भी समझ लेंगे। कितना नंबर है? 9 नंबर लिखो। ठीक है, 9, 10 और 11, 3 लिखवाता हूँ। 9 में तो लिख देंगे अपन, लिखो। ऐसे लिखना, माध्य द्वारा, माध्य द्वारा, माध्य, या ऐसे लिख लेते ना, माध्य का, ऐसे लिखो, माध्य का किसी लेखा चित्र, इन ब्रैकेट लिख देना ग्राफ, माध्य का किसी लेखा चित्र, इन ब्रैकेट लिख देना ग्राफ, द्वारा गणना नहीं की जाती है। माध्य की गणना किसी ग्राफ द्वारा नहीं की जाती है। 10 नंबर लिखना, 10 नंबर लिखना, माध्यिका की गणना, 10 नंबर लिखना, माध्यिका की गणना संचयी बारंबारता वक्र, माध्यिका की गणना संचयी बारंबारता वक्र। एक शब्द ये भी लिखा होता है तोरण, इंग्लिश में ऑगिव्स लिखा होता है ये वाला। इसको क्या पढ़ते हैं? ऑजाइव्स। हिंदी में मैंने एक पेपर में इस शब्द को ऐसे भी लिखा हुआ है, औजाई वक्र। ये भी सब शब्द लिख दो आप भी। लिखा आपने? क्या लिखा? माध्यिका की गणना संचयी बारंबारता वक्र या तोरण या ऑजाइव्स, ठीक है, वक्र द्वारा की जाती है। लिख दिया? अगला पॉइंट लिखो, बहुलक की गणना, बहुलक की गणना, बहुलक की गणना, बहुलक की गणना, बहुलक की गणना सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दंड आरेख। लिखो, दंड आरेख, बार डायग्राम। दूसरा पढ़ाऊंगा आपको आयत चित्र, हिस्टोग्राम। तीसरा पढ़ाऊंगा आपको पाई चार्ट, पाई चार्ट। बहुलक की गणना दंड आरेख, कॉमा आयत चित्र, कॉमा पाई चार्ट द्वारा की जाती है। बहुलक की गणना इन 3 द्वारा की जाती है। लिख दिया? ये अभी अपन पढ़ेंगे सभी। ये जो भी वक्र है ना अपने कोर्स में लिखा हुआ है। देखो इधर सुनना, मेरी जो किताब है उसमें पिछले जो भी सालों के क्वेश्चन आए हुए ना वो मैं सब लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे सुनना प्रश्न, कोई पेपर में क्वेश्चन, ये था जूनियर अकाउंटेंट में आया था, ग्राफ का प्रयोग करते हुए, जूनियर अकाउंटेंट 2012। सुनना क्वेश्चन, ग्राफ का प्रयोग करते हुए माध्यिका का मान निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? माध्यिका का मान
निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन पहला लिखा था संचयी बारंबारता वक्र, यही आंसर है, लिखवा है ना माध्यिका का, ठीक है। तो ऑप्शन संचयी बारंबारता वक्र, आयत चित्र, ठीक है, बारंबारता वक्र और ऊपर में से कोई नहीं, कर लोगे। दूसरा, जूनियर अकाउंटेंट 2012 में किस सांख्यिकी आकलन का ग्राफ द्वारा नहीं किया जा सकता है गणना? ऑप्शन माध्यिका, बहुलक, हरात्मक, माध्य, 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 ठीक है। दूसरा, हेडमास्टर 2011 में, सुनना प्रश्न, हेडमास्टर 2011 में आयत चित्र का उपयोग, आयत चित्र का उपयोग क्या ज्ञात करने में किया जाता है? माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, बहुलक। ये तो अभी करवा दिया था। समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग सबसे न्यूनतम। हेडमास्टर 2011 में फिर से क्वेश्चन, संचयी बारंबारता वक्र का उपयोग क्या ज्ञात करने में किया जाता है? तो वापस उल्टा पूछ लिया, अभी हेडमास्टर उसमें पूछा था एलडीसी 2012 में, ये हेडमास्टर 2011 में आया था। ठीक है, बाकी किस माध्य में चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है? एलडीसी 2013, किस माध्य में चरम मूल्यों का कम से कम प्रभाव होता है? बहुलक में। ठीक है, मोस्टली मैंने सभी पॉइंट लिखवा दिए, जो भी क्वेश्चन आए हुए थे ना वो सभी हमने लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दंड आरेख वाले हो गए, वो भी हो गए। चलिए अब लिखेंगे आप नेक्स्ट हेडिंग। एक बीजीय विवेचन शब्द होता है, किसी पेपर में देखा था मैंने, किसी गाइड में था, आया हुआ तो नहीं था। बीजीय विवेचन कि भाई माध्य से बीजीय विवेचन संभव है, बाकी दोनों से बीजीय विवेचन संभव नहीं है। इस लाइन को लिख दो, अगला पॉइंट कैसे होता है मैं बताता हूं। लिखें, माध्य से बीजीय विवेचन, विवेचन का ब्रैकेट में लिख देना योग, माध्य से बीजीय विवेचन संभव है, जबकि माध्य से बीजीय विवेचन संभव है, जबकि माध्यिका तथा बहुलक से संभव नहीं है। लिख दिया। इधर देखो, बीजीय विवेचन कैसे? भाई मैंने कहा कि 10 कोई 10 संख्या है, उसका माध्य किन्हीं 10 संख्याओं का माध्य 5 है, तो बताओ उसका जोड़ कितना होगा, उसका योग कितना होगा? जो 10 संख्या ना उसका माध्य 5 आ रहा है, तो उन सभी 10 संख्याओं का जोड़ कितना आएगा? 50। मैं कह रहा हूं कोई 10 संख्या उसकी माध्यिका 5 है, तो बताओ उन 10 संख्याओं का जोड़ बताओ। माध्यिका दे रखी है, क्या जोड़ निकाल दोगे? नहीं निकाल। बहुलक दे रखा है, जोड़ निकाल दोगे क्या? नहीं निकाल सकते। बीजीय विवेचन का मतलब जोड़, तो माध्यिका और बहुलक में संभव, सॉरी माध्यिका और बहुलक में संभव नहीं है, किस में संभव है? तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि भाई कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति में बीजीय विवेचन संभव होता है, किस में होगा? तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट याद रख लेना, ये सभी एलडीसी में, हेडमास्टर में और फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है, तो हो सकता है अपने को भी पूछ ले, स्पेशली रीट वालों को पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि रीट में यही टॉपिक लिखा हुआ है। पिछली बार भी रीट का पेपर उठा कर देखना, थ्योरी का क्वेश्चन ही आया है। नेक्स्ट लिखें, अगला हेडिंग लिखें, आंकड़ों का लेखा चित्र द्वारा निरूपण। लेखा चित्र यानी ग्राफ,
ग्राफ द्वारा निरूपण। आंकड़ों का लेखा चित्र द्वारा निरूपण। इधर देखें, आपके सिलेबस में ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। आपके जो सिलेबस में ये लाइन लिखी हुई है, तो इसमें सबसे पहला लिखो, 1 नंबर लिखो, दंड आरेख। दंड आरेख, दंड आरेख बार डायग्राम। इधर देखिए, डायग्राम आप बाद में बनाना, पहले थ्योरी लिख देते हैं, बाद में बना देना। पहले मैं इधर देखिए, कोई भी मैंने यहाँ पर एक इस तरह से बार बना दिया। इधर देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनता है, अपने ये लिखा हुआ है, तो एक दंड आरेख होता है, बार डायग्राम। तो इसमें सबसे पहले तो आप पॉइंट बना के लिखो, सब समझ में आ जाएगा, लिखते जाओ आप। बाद में बनाना डायग्राम, पहला लिखो, 2-4 लाइनें लिखवा रहा हूँ, एरो बना के लिखो। यह असतत बारंबारता बंटन का आलेख निरूपण है। यह असतत बारंबारता बंटन का आलेख निरूपण है। आलेख निरूपण है। यह असतत बारंबारता बंटन का आलेख निरूपण है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसके लिए है? असतत के लिए, ठीक है। याद करो, असतत बारंबारता बंटन और सतत लिखवाया था। असतत बारंबारता बंटन मतलब कुछ ऐसे होता था, ठीक है। इधर हम प्रेक्षण लिखते थे, इधर बारंबारता, 1 2 3 4, ये इसकी जो बारंबारता है एक वाले की, ठीक है, वो कितनी है? 30 है, ठीक है। इस वाले की 40 है, इस वाले की 50 है और इस वाले की 20 है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो बारंबारता बंटन होता है, इसमें आपके 2012 वाले रीट में आया था, ठीक है। वो था आयत चित्र का था। आयत चित्र किसके लिए होता है? असतत के लिए, सतत के लिए। आयत चित्र किसके होता है? सतत के लिए था। ये किसके लिए है? तो प्रश्न ऐसा आ सकता है कि दंड आरेख किसकी मतलब कौन से बारंबारता बंटन के लिए, या ऐसे लिखा असतत बारंबारता बंटन के लिए कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग किया जाता है? तो दंड आरेख, पाई चित्र, ऐसे ऑप्शन दे रखा होगा, तो किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, पहली लाइन समझ में आ गई। दूसरा जब ये ग्राफ बनाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो गैप है ना, ये एक दंड है, जैसे बार बोलते हैं आप, ये जो बार है ये बार है, इन दोनों बार के बीच का ये जो गैप है सब में एक जैसा होता है, ठीक है। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। प्रश्न ऐसे आ सकता है, निम्न में से कौन सा कथन दंड आरेख के संदर्भ में सही है या गलत है? जो ये पॉइंट लिखवा रहा हूं उसमें से कोई दूसरा लिख देगा
तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो अपन अगला पॉइंट ऐसे लिखेंगे, इसमें दो दंडों के मध्य, ठीक है, जो गैप है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इसमें लिख दीजिए, इसमें दो दंडों के, इसमें दो दंडों के मध्य अंतराल समान रहता है। इसमें दो दंडों के मध्य अंतराल क्या रहता है, समान रहता है। जब डायग्राम बनाओ तो इस बात को भी ध्यान रखना, इस तरह से बना सब में गैप सेम दिखे। लिख दिया। तीसरा, इसमें यह भी ध्यान रखना, इधर देखो, ये जो चौड़ाई है ना सब जगह एक जैसी रहेगी। इसमें दंडों की चौड़ाइयां एक समान रहती है। तीसरा लिखो, इसमें दंडों की चौड़ाइयां एक समान रहती हैं। इसमें दंडों की चौड़ाइयां एक समान रहती हैं। लिख दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, यहां पर इसमें सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? अच्छा, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दंडों की ऊंचाइयां बारंबारता के प्रोपोर्शनल होगी। जितनी बारंबारता होगी उसकी हाइट भी। तो लिख दो, इसमें दंडों की ऊंचाइयां बारंबारता की समानुपाती होती है। इसमें दंडों की ऊंचाइयां बारंबारता के समानुपाती होती है। लिख दिया। अच्छा, पीछे जो मैंने पॉइंट लिखवाए थे ना आपको, उसमें मुझे ये बताओ, दंड आरेख द्वारा किसकी गणना करते थे? पढ़ो, एक लाइन लिखवाई थी, 9 नंबर 10 नंबर देखो, ठीक है। तो ये लिख दो, दंड आरेख द्वारा बहुलक की गणना की जाती है। उसी पॉइंट को यहां वापस लिख देते हैं, दंड आरेख द्वारा बहुलक की गणना की जाती है। बना दीजिए इसको। शाम को थर्ड ग्रेड वालों की 8 बजे तक है ना, मैसेज एक कमेंट आया है कि हाँ हमारी क्लास 8 बजे तक होती है, तो फिर हम पढ़े कब?
थर्ड ग्रेड वाले आए कितने बजे? 9 बजे तो आए ना, टाइम मिल गया ना, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। रात सोने के लिए होती है, तब तो फोन चलाएंगे। देश दुनिया में क्या हो रहा है वो भी तो ध्यान रखना पड़ता है। लिख दिया, ये बना दिया ये। चलो फिर नेक्स्ट लिखो, 2 नंबर लिखो। दो नंबर लिखेंगे आयत चित्र। आयत चित्र, हिस्टोग्राम। आयत चित्र, हिस्टोग्राम। इधर देखो, डायग्राम आप बाद में बनाना, पहले मैं लिख देता हूं। इधर अपन 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। इधर अपन प्राप्तांक लिख देते हैं। इधर छात्रों की संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। ये छात्र फ्रीक्वेंसी हो गई एक तरह से, ठीक है। छात्र में कोई भी संख्या लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। 5 हैं, ये 10 हैं, ये 15 हैं, ये 20 हैं, ये 25 हैं, और ये 30 हैं, ठीक है। देखो, ये सबसे पहले तो मुझे बताओ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30, ये कौन सा हो गया? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये कौन सा है? सतत है। वो किसके था? पहला पॉइंट लिखें इसमें, यह सतत बारंबारता बंटन का आलेख निरूपण है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले लिख दीजिए, डायग्राम बाद में बना देना। यह सतत बारंबारता बंटन का आलेख निरूपण है। यह सतत बारंबारता बंटन का आलेख निरूपण है। यह सतत बारंबारता बंटन का आलेख निरूपण है। लिख दिया, नेक्स्ट लिखो। यह सतत बारंबारता बंटन का आलेख निरूपण है। इधर देखिए, इसमें यहां पर ये जो मुझे बताओ, एक आयत बना कि नहीं बना? ये आयत बना। 0 से 10 कितना वर्ग अंतराल है? यहां पर सब में समान वर्ग अंतराल रहता है। इसमें अपन बात करें तो वर्ग अंतराल देखो इधर सेम रहेगा। अच्छा, ये सेम रहेगा तो मुझे बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। मुझे बताओ, ये चौड़ाई तो हर में सेम है, तो आयत का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करेगा? लंबाई। और लंबाई यहां पर क्या है? बारंबारता। तो मैं ये कह सकता हूं, आयत का क्षेत्रफल बारंबारता के समानुपाती होता है। लिख दो, आयत का क्षेत्रफल बारंबारता के समानुपाती होता है। आयत का क्षेत्रफल बारंबारता के समानुपाती होता है। नेक्स्ट लिखो। अब ये चौड़ाई वाली बात भी लिख दीजिए। आयत की चौड़ाई, 3 नंबर लिख दीजिए। आयत की चौड़ाई वर्ग अंतराल के अनुरूप होती है।
आयत की चौड़ाई वर्ग अंतराल के अनुरूप होती है। आयत की चौड़ाई वर्ग अंतराल के अनुरूप होती है। लिख दिया ये, ठीक है। आयत की चौड़ाई वर्ग अंतराल के अनुरूप, सिंपल सी बात है। मान लो 0 से 15 है तो चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी, मतलब जितना वर्ग अंतराल होगा उतनी उसकी चौड़ाई होगी। नेक्स्ट लिखो, क्या क्या लिखवा दिया। आयत की पहला क्या लिखवाया, सतत, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा ये भाई अपन ये भी तो कह सकते थे कि जो आयत की हाइट है, ठीक है, आयत की जो हाइट है किसके प्रोपोर्शनल होगी, बारंबारता। इसको लिख दो, आयत की ऊंचाई बारंबारता के समानुपाती होती है। लिख दिया ये। नेक्स्ट लिखो, मुझे बताओ आयत चित्र का प्रयोग क्या ज्ञात करने में करते थे। लिखवाया था ना, आयत चित्र में बहुलक भी लिखवाया था और दंड आरेख भी लिखवाया था और पाई चार्ट भी लिखा है। इन तीनों से बहुलक निकालते थे, तो इस बात को भी यहां लिख दो ना वापस। क्या लिखोगे, आयत चित्र का उपयोग या प्रयोग बहुलक ज्ञात करने में किया जाता है या बहुलक की गणना आयत चित्र द्वारा की जाती है। कैसे भी लिख दो। सुबह शाम तक क्लास रहेगी तो ऑनलाइन वालों की आंखें शायद ही बचेगी, बच जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। रिपीट करना है, ऑनलाइन वालों की आंखें शायद ही बचेगी। अच्छा, लाइन रिपीट करना है। क्या लिखा आपने, आयत चित्र का उपयोग बहुलक ज्ञात करने में किया जाता है या बहुलक का उपयोग आयत चित्र, बहुलक की गणना आयत चित्र द्वारा की जाती है। कैसे भी लिख दो, आपको समझ में आना चाहिए। बढ़िया सा सुंदर सा ये डायग्राम बना दो। आप बना दिया, रमेश बनाना है। इजी टॉपिक है रमेश, ये थियोरटिकल है ना, रह जाएगा याद कि सब मिक्स हो जाएगा। बाकी वाली उसमें बढ़िया कर लोगे, पढ़ते रहना बस तुम लोग। अरे घर पे रिवीजन करते रहना, भूलना मत। बार बार रिवीजन करोगे समझ में आ जाएगा। मैंने पूरा डिटेल से ही पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि फटाफट कर देंगे। पूरा पढ़ाया। अभी जूनियर अकाउंटेंट का पेपर होगा तो उसमें जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उससे देखना अपने से प्रश्न होते हैं कि नहीं होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं पढ़ा है उसमें से, कितने मेरी किताब में से आते हैं। आपको लगता है किताब में से क्वेश्चन आए तो किताब को खरीदना है, नहीं तो जिन्होंने खरीद रखी है वो भी वापस दे के आ जाना। आएंगे भाई क्वेश्चन, तो कहां से आएंगे फिर। बस इसलिए कोई कहता है कि मैथ्स में मैं पढ़ाता हूं वैसे ही आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब पढ़ाते हैं, पूरे राजस्थान में जितने भी मैथ्स पढ़ाते हैं सब बेस्ट टू बेस्ट पढ़ाते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा खराब पढ़ाता होगा। भाई ऐसा मैं तो नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा। अरे वो तो ऐसे ही, वो तो इंस्टाग्राम पे बना देते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए नहीं आए तो मुझे चौराहे पे जिंदा जला देना। एक बार हमें बस हमसे पढ़ने का मौका तो दो बस। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ भाई,
मुझे अभी जिंदगी जीनी है, अभी कुछ देखा ही नहीं देश दुनिया में क्या क्या है। बहुत सारा पैसा कमाना है मुझे, ठीक है, फिर घूमने जाना है मुझे, हर कहीं पर भी घूम लेंगे, इसलिए अपने को कहीं नहीं। मेरे भी छोटे बच्चे हैं, दो दो बच्चे हैं। लिख दिया आपने, नेक्स्ट लिखिएगा। हाँ क्या हुआ मैडम, हंस कैसे रहे हो? नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग, 3 नंबर लिखें, 3 नंबर लिखेंगे। इसमें ये 3 नंबर लिखेंगे, पाई चार्ट है ना, पाई चार्ट, या फिर इसको वर्तीय चित्र भी बोलते हैं, वर्तीय चित्र, पाई चार्ट या फिर वर्तीय चित्र, पाई चार्ट या फिर वर्तीय चित्र है ना। इसमें तो ये पाई चार्ट होता है, सभी को पता ही है, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस पे जो खर्चा होता है उसको हम दर्शाते। अच्छा ये पूरा कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। इसमें बस ये की लाइन है, लिख दो पाई चार्ट में, ऐसे लिख दो पॉइंट बना के, पहला एरो बना के लिखिएगा। ये अलग अलग, यह अलग अलग, यह अलग अलग विशेषताओं के लिए बनाया जाता है। ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, जैसे किसी देश का खर्च है वो अलग अलग जगहों पे खर्च किया है, तो वो दर्शाने के लिए इसका है। यह अलग अलग विशेषताओं के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा इससे भी किसकी गणना करते हैं अपन? बहुलक की। सब में बहुलक की लिखा हमने, देखो इसके द्वारा बहुलक की गणना की जाती है। एक जना कह रहा सर आप जितना अच्छा कोई नहीं पढ़ाता है। ये तो मेरे सामने इन्होंने तारीफ कर ली, धन्यवाद आपका। लिख दिया आपने, फीडबैक अच्छा भरा होगा उम्मीद करता हूं। लिख दिया, ये लिख दिया, इसमें लिख दो, ये डायग्राम बना दीजिएगा। इसमें एक लाइन लिखना चाहो तो ये भी लिख देना, पाई चार्ट में केंद्रीय कोण 360 डिग्री होता है, वैसे सबको पता ही है, बट भी लिखना चाहो तो लिख देना। ये पूरा केंद्रीय कोण कितना होता है, इसे केंद्रीय कोण बोलते हैं। ये बना दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। सीट मिली क्या अभी आपको? एक क्वेश्चन बैंक, वो ग्राफ वाली शीट मंगाना। लिख दिया सबने, ठीक है। तो देखो सीट दे रहे हैं, जितने में मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेता हूं, आप आंसर बोलते रहना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है ना। हाँ ये प्रोवाइड करवा दो, और एक पैनल भी लगवा देना। जैसे देखो सुनना,
समझता हूँ। सुनो क्वेश्चन, ये सीट क्वेश्चन था रीड सेकंड लेवल 2012 और सेम 2015 में आया था आपके। आयत चित्र प्रदर्शित करता है, आयत चित्र प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन असतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो ऐसा ऑप्शन, सतत में भी मैंने 3 शब्द लिखवाए, याद हो तो, सतत, वर्गीकृत, अखंडित, 3 लिखवाए थे ना, ये तीनों शब्द ध्यान रखना। ये तो आपको करवा दिया था मैंने। ये लिखा है छिन्न, ये वाला ऐसे छिन्न लिखा हुआ है, ठीक है। ये छिन्न कहलाता है टेलीमार्क्स, बारंबारता, पाई चित्र, दंड चित्र, ठीक है, तो आपको पता ही है, ठीक है। आपके पेपर में आया था विद्यार्थियों का एक समूह गर्मी की छुट्टी में गया और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित हैं, सांख्यिकी में इस प्रकार के आंकड़ों के प्रदर्शन को क्या कहते हैं। ये बनाया हुआ डायग्राम, तो इसको क्या कहते हैं, आयत चित्र, दंड चित्र, पाई चित्र, ऐसे भी आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड सेकंड 2012, प्रश्न था अवर्गीकृत आंकड़ों को बराबर चौड़ाई, अवर्गीकृत आंकड़ों को बराबर चौड़ाई, भिन्न ऊंचाई और बराबर दूरी पर स्थित स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका कहलाता है आयत चित्र, पाई चित्र, दंड चित्र, ठीक है। लिखवाया ना मैंने, बराबर चौड़ाई रहेगी, अवर्गीकृत असतत हो गया पहली बात, पहली लाइन वाली लाइन इसने चारों लाइन लिख दी एक ही में, अवर्गीकृत असतत बारंबारता, बराबर चौड़ाई, बताओ दोनों में सब में बराबर चौड़ाई है कि नहीं है, ठीक है। भिन्न ऊंचाई, सबकी हाइट अलग अलग है, बराबर दूरी है सब में, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, दंड आरेख कहलाता है, ठीक है। सबको मिल गए सीट, नहीं मिला, किसके पास नहीं आई। चलो नेक्स्ट, ये लगाना एक पेन। क्या है क्वेश्चन इसमें, पहला क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक प्रकाशन, वो वाला ना, लिख दिया। नेक्स्ट देखो पहला क्वेश्चन,
क्या हुआ, मोबाइल अपने आप ही चल गया? पहला क्वेश्चन करो, ठीक है। ये जो लिखा है 4-5 लाइन छोड़ देना, कोई पॉइंट और होगा तो मैं और लिखवा दूंगा, कोई पेपर में आया हुआ होगा तो, ठीक है। आधा पेज छोड़ देना, अगली नेक्स्ट में ही शुरू करना। ऑनलाइन में ये सीट, अच्छा ऑनलाइन अपलोड हो चुकी है, बढ़िया। आज मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, पड़ोस में शादी में गया हूँ, कोई बात नहीं भाई। पिछली बार आप बीच में ही चले गए थे सर, उसके बाद मैं समझ नहीं आई है। सही है, पिछली बार 3rd ग्रेड का बैच था, वो मैं पूरा नहीं कर पाया था। लिए लिखो, चलिए ये सीट ऑनलाइन अपलोड हो चुकी है, जिनको मिली है ठीक है, बाद में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अभी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इधर देखो। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ग्राफ वाला क्वेश्चन 1-2 बार शायद आया भी है, लेकिन बहुत आसान है। देखो आप, आपके जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना, बीच में आ गए। सीट के अंदर मैंने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लेके आया हूँ, मेरी बुक से ही एज इट इज वहीं से मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इसमें आरएस के क्वेश्चन दे रखे हैं, आरएस के बाद में 1st ग्रेड के दे रखे हैं, 1st ग्रेड के बाद में रीट वाले दे रखे हैं, और रीट के बाद में एलडीसी या हेडमास्टर के एग्जाम के क्वेश्चंस दे रखे होंगे। तो वैसे तो मेरे बुक के अंदर इस चैप्टर में लगभग 70-80 क्वेश्चन है, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं अपने सीट में, तो अपने पेपर में, ठीक है। तो उन्हीं में से ये कुछ क्वेश्चन है। जैसे बताओ, पहला प्रश्न कर दिया, क्या कह रहा है, पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक के प्रकाशन में, फटाफट सॉल्व कर दें, बच जाएंगे, वो खुद को ही करने हैं, मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं। वैसे पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण दे रखा है, और पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए रॉयल्टी का भुगतान इतना है। तो बताओ प्रिंटिंग पर खर्चा कितना है। पहले तो मुझे ये बताओ, ये पूरा कितने प्रतिशत होगा? प्रतिशत 100, डिग्री 360, पूरा ये, ठीक है, 100%। अभी सब परसेंटेज में है ना, ये पुस्तक का खर्चा दे रखा है, इसका मतलब पूरा कितना है? 100%। मुझे बताओ एक संख्या दे रखी है, किसकी? 22,950, किसकी संख्या है? रॉयल्टी का प्रतिशत बताओ यहां पर। प्रश्न की वैल्यू 22,950, हमारी वैल्यू इनटू पूछा किसका है? बताओ प्रिंटिंग का प्रतिशत, बस 25 से गुणा, सॉल्व कर देना आंसर। 5 से 3 का पहाड़ा इसमें दे देना। बताओ 21, 19, 15, 0 गुणा करो, 0, 5, 5, 5, 6, 30, 2, 5, 7, 7, 5, 35, 35 और कितने थे? 35 और 3, 38, 250। यही आ रहा है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट कर लो फटाफट, सभी खुद को ही करने हैं। जो नहीं हो तो बता देना, जितने मैं बैठ जाता हूं थोड़ा सा। कल नेक्स्ट 3D और 2D 3D के जो क्वेश्चन है, 35 आपने कर दिए ना, 35 कल और करोगे, 70 करना है। ये भी तो करना पड़ेगा चैप्टर, ये भी तो पूरा हो गया, अब पीछे चल रहे हैं हम। कल 70 करके आओगे, फिर परसों 70, ताकि पूरा हो जाए। फिर इसके भी क्वेश्चन करने हैं। मैं चाहता हूं पूरे एक बार देख लेते हैं, जिससे आपके कोई डाउट रहेंगे तो भी क्लियर हो जाएंगे, दूसरा इसमें कोई गलती होगी तो भी क्लियर हो जाएगा। मुझे बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन में रॉयल्टी का दे रखा था, रॉयल्टी के प्रतिशत का भाग दे दो, प्रश्न की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, इसलिए इसमें पूछा भी, देखो इसने लगभग पूछा है आंसर, एग्जैक्ट नहीं बताना है, लगभग में आंसर निकालना है।
किया किसी ने? एक परिवार का 2018 का जून और जुलाई का खर्च दे रखा है, ठीक है। ये जून का खर्चा है, इधर देखो, ये जून का और ये जुलाई का, ये जुलाई लिखा है यहां ना, ये जुलाई का दे रखा है। समझ में आया ये डायग्राम? पहले तो बताओ डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहा है? एक परिवार का 2018 का जून का खर्चा, जुलाई, जून में कितना खर्चा है और जुलाई में, ठीक है, इसका दे रखा है। यातायात और भोजन पे कुल व्यय अलग अलग दे रखा है। अच्छा इधर देखना, ये किस में लिखा हुआ है और ये किस में लिखे हुए हैं? अलग अलग लिखा है इसने, एक जगह डिग्री लिखा है, एक जगह प्रतिशत लिखा है। आरएस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ, सबसे पहले पूछा किसका है? यातायात भोजन पे कुल व्यय जुलाई में जून से कितना अधिक था। तो क्या करूंगा, पहले दोनों का अलग अलग निकालेंगे, जून का खर्चा निकाल देते और जुलाई का निकाल देते। फिर प्रतिशत का प्रश्न हमने पढ़ा था, मैंने कहा था जिसके साथ में शे या का शब्द आता है उसको, अरे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ए बी से 10% ज्यादा है तो बताओ बी ए से कितना परसेंट कम है? जिसके साथ में हिंदी में शे या का शब्द आएगा उसको अपॉन में लिखना है। बताया कि नहीं बताया? क्या भूल गए? ठीक है, तो इसका मुझे बताओ क्या लिखा है? जुलाई में जून से कितना ज्यादा है, तो पहले अपन जुलाई और जून का खर्चा निकालते हैं। चलो इधर देखिएगा, जून के अंदर खर्चा देखते हैं किसका? यातायात भोजन। बताओ यातायात पे, बताओ यातायात पे, भोजन पे 25 और 20 45% खर्च। कुल खर्च क्या 13,200 का 45% निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? चलो आप बोलते जाएंगे, मैं यही लिख देता हूं, आप बोलो क्या लिखो सबसे पहले? इनटू बट्टा 20 से 45 इंटू 2, 45 इंटू 3 135, 135 और 9 144, 45 इंटू 1 45, 45 और 14 59। यानी कि उसने जून के अंदर भोजन और यातायात पे 5,940 रुपए खर्च किए थे। अब निकालते किसके? जुलाई में किस पे? भोजन और यातायात। भोजन पे 90 डिग्री, यातायात पे 90, 80 कहाँ है? 80 है, ये 90 है। 12 बज गई ना, वैसे भी 12 बज गई है, ठीक है। और मुझे बताओ कुल खर्चा कितना है? 16,500। अब इसका कितना डिग्री निकालना है? और 90 और 90 180 डिग्री निकालना है, तो ये लिख दो 180 बट्टा में 360। वहां हम प्रतिशत में लिख रहे हैं, यहां पर डिग्री में 360। बताओ 180 का 360 में 16,500 का आधा, 16 का आधा 500 का आधा, तो 8,250 ये आ गया। अभी भी प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। प्रश्न ये कह रहा है कि जुलाई में जून से कितना ज्यादा खर्चा है। कैसे करोगे? अब अंतर निकालेंगे, इसका अंतर करेंगे। इसका अंतर किस में से किसको घटाओगे? इसमें से इसको। बताओ 0 में से 0, 5 में से 4, 12 में से 9, 7 में से 5। इतना ज्यादा खर्च है, लेकिन पूछा क्या है? प्रतिशत पूछा है, वो भी लगभग पूछा है, ठीक है। तो 2310 रुपए ज्यादा खर्च हुआ। किससे? जून से। कितना है? 5,900 और गुणे में 100। प्रतिशत चाहिए ना, 100। बताओ 0 से, और तो ज्यादा से ज्यादा 2 से क्यों काटो फिर? ये इससे अच्छा इसको ऐसे ही रहने देते फिर, है ना। तो 2310 मतलब 100 और बट्टा में ये आंसर आएगा इसका। भाई 594 का पहाड़ा किसी को नहीं आता है, ठीक है, मुझे भी नहीं आता है। अब पेपर में ये क्वेश्चन आया था, अब लगभग पूछा है, भाग तो दे देते, लिख लेते 23,100। किसका भाग दूं? 594 का। अप्रोक्सीमेट लगाना है ना, लगभग निकालना है। लगभग में देखते हैं। मुझे बताओ सबसे पहले
594 का 2 में जाएगा नहीं, 23 में नहीं जाएगा, 231 में नहीं जाएगा, 2300 में जाएगा। इसको लगभग 600 मान लो। इसको कितना मानते हैं अपन? 600 मानते हैं। मुझे बताओ 600 का पहाड़ा 2300 में लगभग 3 बार ही जाएगा सर। 4 बार तो 2400 हो जाता है ना, ठीक है, 3 बार जाएगा। इसका मतलब 3 से ऑप्शन शुरू होगा। 2 तो गए, 2 ऑप्शंस तो गए। इसका मतलब सर इसको 3 से अब गुणा करके यहां रख दो। चलो 3 से गुणा करते हैं। 3 इंटू 4, 3 इंटू 9 27 और 1, 3 इंटू 5 15 और 2 17। माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस करेंगे। 10 में से 2 गई, इधर 10, 10 में से 8 गई, इधर 12, 12 में 7, ठीक है, इधर इधर 1 0, 528। अब क्या लगेंगे? 0। तो लगभग देखो ये 5900 और ये 5200, लगभग सर 8-9 बार जाने का संभावना है। 6 बार तो नहीं जाएगा, तो ये लगभग अपन 9 बार समथिंग करते हैं। तो बताओ आंसर। लिख दिया। नेक्स्ट चैप्टर हम प्रोबेबिलिटी शुरू करें, प्रायिकता वाला। प्रायिकता, और प्रायिकता के बाद में फिर ये वापस बीजगणित बचेगा, बस ये बचेगा ना। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण ये करवाना है, 2 घंटे इसमें लग जाएंगे। द्विघात समीकरण करवाना है, 2 घंटे इसमें लग जाएंगे। बहुपद, बहुपद के गुणनखंड 2 घंटे इसमें लग जाएंगे। सामान्य बीजगणित मैंने टॉपिक इसमें जोड़ा है, लिखा हुआ तो नहीं था, ठीक है, बेसिक पढ़ेंगे फिर भी 2 घंटे उसमें मान लो। 8 और 4 घंटे प्रायिकता मान लो, 12 घंटे, 4 दिन का। फिर रीट वालों के बचेगा, रीट वालों के एक टॉपिक बचेगा भिन्न, ठीक है, भिन्न। साझा कहाँ है? साझा है? नहीं है, साझा टॉपिक नहीं लिखा है, देख लेंगे, अभी मैं देख लूँगा, ठीक है। साझा नहीं करवाया था आपको? पार्टनरशिप वाला टॉपिक करवाया क्या? 3rd ग्रेड में तो नहीं है, अभी मैं चेक कर लूँगा सिलेबस में, ठीक है। रीट वालों का पास सिलेबस है तो उसमें लिखा है क्या साझा? उसमें देखो प्रतिशत लाभ हानि के साथ, देखो ना भाई, उसी में देख लो आप, लिखा है क्या साझा? प्रतिशत लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये लिखा ना, उसमें कहीं लिखा होगा। लिखा साझा? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्या लिखा है? प्रतिशत लाभ हानि और हाँ, और हाँ, तो साझा नहीं है। तो भिन्न वाले टॉपिक में भी लगभग 3-1 घंटे लग ही जाएंगे, और बीजीय व्यंजकों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना ये इसमें आ जाएगा। फिर भी उसको अलग से मैं पढ़ा दूंगा, तो उसमें भी 3-1 घंटे और मान के चलो। तो 4 2 6। रीट वाला पढ़ना है क्या?
थर्ड ग्रेड वालों को पढ़ना है, ठीक है, तो लास्ट में उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है, 2 या 3 क्लास उसकी लगेगी, तो लगभग 20 घंटे का मान को, डाउट वगैरह भी बीच में चलते हैं ना, ठीक है, तो लगभग 7 क्लास 3-3 घंटे की रहेगी तो हो जाएगा। अगले संडे तक अपन पूरा कर लेंगे, कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये जो सीट के क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग साथ साथ सॉल्व कर दें इस वीक के अंदर पूरे। जो भी टॉपिक पूरा होता है तो थोड़े एक हफ्ते भर के लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ लोगे ना। वैसे भी मैं 3-3 घंटे की क्लास लगवा रहा हूँ। ये बताओ, क्वेश्चन हो गया, 2008 में 24,000 रुपये की वस्तु है, उसके खर्चे दे रखे हैं, ठीक है, और अगले साल इतने बढ़ गए तो 2009 में कितने होंगे? पहले तो मुझे बताओ कितने डिग्री का होता है ये? 90, 120 पीछे 90 ये है, 120 है तो पीछे कितना हुआ? 150 डिग्री, यही होगा ना। टोटल 360 करना है ना, तो 120 और 90 210 और ये 260, ठीक है। अब XYZ का खर्चा निकालते हैं, बताओ कुल खर्चा। तो पहले x का निकालते हैं, तो बताओ इस 24,000 तो कुल है, अपने पास कुल कितना है? चलो अपने को चाहिए किसका बताओ? x का। x कितना है? तो लिख दो ना 90/360। किया नहीं किया ये? चलो बताओ 90 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 6 बार, कितना आया? 6,000। ये तो 2008 में है, 2009 में क्या हुआ? 10% वृद्धि। अपनों को 2009 का पूछा है, इसका 10%, अरे इसका 10%, 600 जोड़ो कितने हुए? 6,600 आएगा सर। कोई ऑप्शन है क्या 6,600? ये आंसर होगा? ये नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब सर आप y की ओर निकाल दो, z की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों अलग अलग आ रहा है, ठीक है। दोनों में जो आएगा उसको सही कर देंगे, z की निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बताओ y कुल कितना है? y है कितना बट्टा, बताओ 120 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा कितना आया बताओ? 8,000। कितना परसेंट बढ़ाऊं? 10 कहां? 20 है ना, इसका 20%, 1600 जोड़ो 9,600। क्या ऐसा ऑप्शन है? कौन सा? 9,600 सी आंसर है। जेड पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट सॉल्व करिए, इसको पूरा करना है भाई। कैलकुलेशंस आप लोग कर दीजिएगा। ये बताओ हो गया? ये क्या कह रहा है बताओ? परिवार का मासिक खर्च दे रखा है, मासिक बचत कितनी है? 4500। बस ये तो प्रश्न की वैल्यू हो गई 4500। हमारे पास बचत कितना है? एफ बताओ कितना है? पूरा कितना? ये प्रतिशत है, एफ की वैल्यू उसने दी नहीं तो हमें पता करनी पड़ेगी। क्या करोगे? सबको जोड़ के 100 में से घटा दोगे, कितना आया? 15। तो ये लिख दो 15। 15 का पहाड़ा किस में जाएगा? नहीं, 15 का पहाड़ा किस में दोगे? पूछा किसका है बताओ? टोटल मतलब कितनी बार? 300, ठीक है। तो आंसर 30,000। आसान था ये तो।
5 नंबर बताओ, हो गया 5 नंबर? पांच नंबर क्वेश्चंस क्या लिखा है? वर्ष 2004 से 2008 तक कितना प्रतिशत निर्यात में वृद्धि हुई? निर्यात कौन सा है? ब्लैक वाला, ठीक है। ये कौन सा लेखा चित्र कहलाता है? दंड आरेख, ठीक है। इसमें भी दो है ना, तो इसको द्विदंडी आरेख बोलते हैं, ठीक है, द्विदंडी आरेख। वो सिंगल था, इसमें द्विदंडी आरेख भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बताइए, इसमें निर्यात का पूछा है। निर्यात ये रहा, कहां से? 4 से 8, ये रहा 4 में 150 और 8 में कितना बढ़ा? 150 से 500, साढ़े किस पे? प्रतिशत हमेशा बेस वैल्यू पे निकालते। प्रतिशत में पूछा ना कितना प्रतिशत? 150 और मल्टीपल बाई 0 से 5 से 5 से आंसर 700/3, तो 2 बार 3 बार 3 बार 233.33 आ जाएगा। है ऑप्शन? बताओ ये वाला, गेहूं का उत्पादन चावल से कितना अधिक है? गेहूं का उत्पादन चावल से कितना प्रतिशत अधिक है ना? ये परसेंटेज यहां नहीं लिखा हुआ, लिख देना कितना प्रतिशत अधिक है। हालांकि ऑप्शन में परसेंटेज लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड रहेगा कि भाई कितना परसेंट है ना। बताओ गेहूं का उत्पादन बताओ पहले तो। गेहूं कितना है? गेहूं 100, चावल ये कह रहा है ये वाला इससे कितना अधिक है? कितना अधिक है? किस से? चावल से। चावल मल्टीपल भाई 20 से 2 से 50 3। नेक्स्ट देखो, पढ़ें पहले प्रश्न को, है ना। प्रश्न कह रहा है गांवों का प्रतिशत जो विद्युतीकरण नहीं है। ये गांवों का परसेंटेज दे रखा है, इधर देखो ये प्रांत है ABCDEF, ये गांव है। इधर ये परसेंटेज दे रखा है जहां बिजली नहीं है, मतलब गांव एक के अंदर 25% घरों में बिजली नहीं है। लिखा ना, गांवों का प्रतिशत जो विद्युतीकरण नहीं है उसका ग्राफ है ये, ठीक है। पूछा है प्रांत डी की अपेक्षा किस प्रांत के विद्युतीकरण का प्रतिशत डबल है? अच्छा मुझे ये बताओ पहले तो, इसको चेंज करो सबको। गांव एक के अंदर कितने घरों में बिजली नहीं है? 25% घरों में बिजली नहीं है, तो कितने परसेंट घरों में बिजली है? तो सबके पहले तो यही लिख दो 75, पीछे 55, 80, 40, 50, 70। ये तो बिजली नहीं वालों के घर हैं, ये बिजली है उनका घर है। पूछा क्या? पढ़ना एक बार पढ़ो। प्रांत डी की अपेक्षा, पहले बताओ डी ये रहा, प्रांत डी की अपेक्षा किस प्रांत के गांवों में बिजली का प्रतिशत डबल है? मुझे बताओ बिजली पहले है कितनी? ऐसा कौन सा शहर है जिसमें 40 का डबल मतलब 80 आ रहा है? 80 किस में आ रहा है? सी में। आंसर सी। पूछा है कौन से में डबल रहेगा, तो 40 का डबल 80, 80 सी में ही है। ये जो दो दे रखा है वो बिजली नहीं के घर हैं। हमें पूछा है बिजली कौन से में डबल रहेगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कुछ ने तो देख रहे हैं कितना जल्दी आंसर इसका कैसे आया है। हम तो सोच रहे थे अभी तो। क्वेश्चन लिखना नहीं है, ऐसे नहीं ग्राफ बनाओ बैठे बैठे।
रमेश ग्राफ तो नहीं बना रहे हो? अगला सवाल कर रहे हो? अगला सवाल आप ही बताओगे फिर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, 1 करोड़ का सवाल है। ये क्वेश्चन सीईटी के एग्जाम में आया था 2023, एज इट इज आया था। पहले किस में आया? आरएस में। अब मान लो आरएस में जो सीईटी का एग्जाम देने गया वो मेरी वाली किताब पढ़ के गया तो ये सेम क्वेश्चन करके आता, एज इट इज, कोई ऑप्शन भी चेंज नहीं था। देख लो 2013 में आया, वापस 2023 में आया, 10 साल बाद फिर से एक बार रिपीट हुआ। बताओ, पहले तो सभी डिग्री लिखे हुए ठीक है। बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना % ज्यादा खर्च किया गया था? बाइंडिंग पे बताओ कितना है प्रतिशत? बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर, पहले तो बताओ बाइंडिंग कौन सा है? सी कितना है? ठीक है। अपेक्षा विज्ञापन, विज्ञापन कितना है? बी कितना है? ये कह रहा है बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पे कितना % ज्यादा खर्च किया गया। ठीक है, ये प्रतिशत में पूछा है। ये डिग्री में तो कितना है? 9 डिग्री। 9 डिग्री क्या है? ज्यादा खर्च है। ठीक है, किस 9 डिग्री, ये डिग्री में, लेकिन पूछा किस में है? प्रतिशत में। मुझे बताओ 9 डिग्री है, ठीक है, 9 डिग्री है। अब हमें प्रतिशत में निकाल, पहले तो मुझे बताओ 9 डिग्री कितने में से है? बट्टा में, और प्रतिशत के लिए इसको एक बार देखो किससे घटा, 0 से, 9 से, 4 का पाड़ा 10 में, 2.5 बार, आंसर 2.5। ये सीईटी का पेपर उठा के देखना इस बार वाला, एज इट इज सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेरी अगली जो किताब आएगी उसमें इसी क्वेश्चन में मैं यहीं पर ब्रैकेट में लिख दूंगा सीईटी 2023। 23 में तो हुआ था, जनवरी फरवरी में हुआ था ना। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो, ऐसा ही पटवार में आया था 2015 में, और फिर वापस ऐसा ही में आया था 2021 में हुआ था ऐसा ही का एग्जाम। हो गया? अरे इसमें तो पेन नहीं चलाना है, पढ़ना है। नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग किसके बराबर है? पहले तो बताओ नौकरी में कितने हैं? नौकरी में और परिवहन में, जोड़ो दोनों को, 100। अब ये कह रहा है नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्न में से किसके योग के बराबर है? और कहां पर योग 144 आ रहा है? कहां पर किसको 2 जोड़ने पर 44 आएगा? एक एक ऑप्शन को उठाएंगे ना। पहला लिखो कृषि और परिवहन, बताओ कृषि, परिवहन 108 और 24 144 होता है क्या? व्यापार और उद्योग, व्यापार बताओ, उद्योग बताओ, क्या 36 72 144 होने के कोई चांसेज? कृषि और व्यापार, कृषि बताओ, व्यापार बताओ, 36 और 108। ये पटवारी 2015 में आया था और फिर से रिपीट हुआ ऐसा ही 2021 में।
कौन से वाले में? हाँ ये बताओ। प्रतिशत ही पूछा है। गेहूं का उत्पादन चावल से कितना अधिक है? कितना अधिक है यहाँ से यहाँ तक? हाँ तो ये लो, कौन सा वाला? ये, हाँ, ये बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज़्यादा खर्च किया गया है, इसके कंपैरिजन में पूछ रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब ये होना चाहिए 9/45 इंटू 100, ये कह रहे हो? उसके हिसाब से 9 का पहाड़ा 45 में, 5 का पहाड़ा 100 में, 20 बार। ठीक है, देखो इधर ये ऐसा क्यों नहीं है? या तो आप ऐसे करो, फिर छोड़ो, अलग अलग प्रतिशत निकाल दो। 45% डिग्री है ना, इसका प्रतिशत निकालना, कैसे निकालोगे? 45 डिग्री को परसेंटेज में बदलना है, 45/360, और गुणे में इसको सॉल्व 0 से 0, 9 से 5 से 9 से ही काटो, 9 से, 9 से, ठीक है, 2 से, 2 से, 5 इंटू 5, 25 में 2 का 12.5%। इसको भी डिग्री में बदलते हैं, बताओ। 54/360 इंटू 100, 0 से 0, 6, 4, 2, 3, 2, 5, 3, 15%। ये कह रहा है इसकी अपेक्षा ये कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा? 2.5%। 11 नंबर देखो, ये कह रहा है कि भाई कॉरपोरेट और केंद्र सरकार से एकत्रित राशि का लगभग अनुपात कितना है। पहले तो सभी प्रतिशत लिखे हुए, एक खाली पड़ा है, पहले तो ये खाली वाला बताओ कितना आया, जोड़ के बताओ, माइनस करके। अरे इन सबको बाकी को जोड़ के 100 में से घटा के लिख दो ना, केंद्र वाला। रमेश बताओ जोड़ के। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 हुआ ही नहीं करवाया मैंने। कौन सा था 10वां? 10 में क्या करवाऊं बताओ। 10 नंबर क्या कह रहा है? ये 5 तरह के दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर किसी शहर में कुल 60,000 है तो पूछा कितने लोग बेरोजगार हैं, आप लोगों का पूछ रहा है, ठीक है। टोटल कितने हैं? 60,000 है टोटल। अपने पास प्रतिशत, प्रतिशत नहीं है, क्या है? डिग्री है। ये लो 360 इनटू, पूछा किसका है? आप लोगों का। आप लोग कौन है? 5 नंबर वाले। 5 नंबर वाले कौन है? ये लो 18। कहां दिक्कत है? 0 से 0 चला जाएगा, 18 से 36 जाएगा, 2 से 1 जाएगा, कितने? 3,000 लोग बेरोजगार हैं। ये बेरोजगारी वाला कलंक भी बहुत खतरनाक है ना। इस बार वैकेंसी आए तो आप सबका सिलेक्शन हो जाए, हो जाएगा ना? मिठाई खिलाओगे? काजू कतली लाओगे? बढ़िया ना, इतने सारे बॉक्स आएंगे, मैं तो खाऊंगा हफ्ते भर, महीने भर, आराम से 6 महीने खाऊंगा बैठे बैठे। लिख दिया आपने? ये बताओ 11 नंबर, ये तो हो गया। क्या लिखा है? कॉरपोरेट और केंद्र सरकार। पहले तो बताओ केंद्र सरकार वाला प्रतिशत बताओ कितना आया? कितना आया रमेश केंद्र सरकार वाला? अरे बाकी सबको जोड़ के 100 में से घटाओ ना।
कितना है रमेश? बता ही नहीं रहा है। हाँ कितना है इधर से बताओ आप। सही है, 34% आ रहा है। चलो फिर ये लिख लेता हूं 34%। ठीक है, बताओ पूछा क्या है? कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट पे बताओ कितना है? 11। केंद्र पे 34। इसका अनुपात पूछा है, लगभग पूछा। देखो लगभग कितना, 11 का पहाड़ा लगभग 1:3 ऑप्शन दे रखा। अरे ठीक है, ये आपके सब रीट वाला ही क्वेश्चन है अब। ठीक है, बाकी वाले क्वेश्चन खुद कर लोगे क्या? नहीं करोगे? करना ही पड़ेगा, मैं नहीं करवाऊंगा। टेस्ट, टेस्ट के बारे में कौन सा अगला टेस्ट होगा वो बता देंगे, चिंता ही मत कर। अगला टेस्ट जो है पता है ना? बता दो, लगाओ।